हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इट्स मी अनामिका और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो बुक्स हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़नी चाहिए। सो स्टडी मटेरियल्स फॉर यूपीएससी, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अवेलेबल है मार्केट में भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए भी प्रिपेयर करो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपकी डिफर करती है अगर स्टेट पीसीएस की बात आती है तो यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड जो जो बुक्स आपको फॉलो करनी है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो बिफोर आई प्रोसीड अगेन आई वुड से, अगर आपने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। टॉप एजुकेटर्स के गाइडेंस में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। Use the referral code RANK10 to get the discount of 10% over there. Okay, let's get started. First of all, which book you should follow? इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरे हिसाब से इनफैक्ट आपको टॉप के एजुकेटर्स या फिर जिन्होंने एग्जाम क्लियर भी किया है वो भी आपको एक चीज जरूर बोलेंगे यूपीएससी एग्जाम के लिए कि इसमें क्या पढ़ने से ज्यादा मालूम होना ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज ऐसा होता है कि हम बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स इकट्ठा कर लेते हैं, पूरे अपने टेबल पे हमारे बुक्स जो हैं वो भरे पड़े होते हैं और उसके बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। उसमें ऐसा होता है कि आप कुछ भी एक एफर्ट के साथ कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। सबसे पहले आप ये जानिए, बहुत सारे बुक्स को इकट्ठा मत करिए। अगर आप बिगिनर हो तो कुछ सेलेक्टेड बुक्स ही आप अपने पास रखिए। जब धीरे धीरे टाइम होता जाता है तब जाके आपको पता चलता है कि ओके, ये बुक्स भी मुझे फॉलो करनी है, क्योंकि जब आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सी बुक को रेफर करना है। ठीक है, तो शुरुआत में अगर आप बिगिनर हो इस यूपीएससी एग्जाम के लिए तो मेरी पर्सनल सलाह यही होगी कि डोंट कलेक्ट सो मेनी बुक्स। बिगिनिंग में आपको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बुक्स ही अपने पास रखने हैं और उनको पढ़ना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ये होती है, एक ही बुक पढ़ो बट रीड इट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। बिकॉज अगर आपने इसको 3 से 4 बार या 5 बार नहीं पढ़ा, देयर इज नो यूज। जब तक आप उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज नहीं करते वो चीजें आपके किसी काम की नहीं रह जाती। सो रिवीजन इज अ मस्ट, इट्स अ की टू सक्सेस फॉर यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, ये 2 बातें आप जरूर फॉलो करिएगा। तो यहाँ पे कुछ बुक की लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है। अगर हिस्ट्री के लिए बात करें, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। तीनों के लिए अलग अलग बुक्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि एनसीईआरटी इज अ मस्ट। किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर इकोनॉमी, किसी भी चीज के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। ओल्ड एनसीईआरटी मैं बोलूंगी आपको फॉलो करने के लिए। क्लास 6 से क्लास 11 तक की जो भी एनसीईआरटी है उसको पढ़िए। अपना एक सेपरेट नोट बनाइए आप, ताकि जब एग्जाम के टाइम में आपको जब रिवीजन का टाइम आए ना तो आप उसको जल्दी से रिवाइज कर पाओ। आर एस शर्मा की क्लास 11th और मिडाइवल और उसके बाद मॉडर्न इंडिया विपिन चंद्रा की, इसको आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु बोर्ड टेक्स्ट बुक की जो बुक है 11th और 12th की, वो आप जरूर पढ़िए क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते भी हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस में भी। अगर आपको इसका कोर्स देखना है तो फिर अनअकैडमी पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैंने इसकी पूरी समरी कर रखी है तमिलनाडु बोर्ड टेक्स्ट बुक की, 11th क्लास की भी और 12th क्लास की भी। ठीक है, वहां से आप पूरी चीजें देख सकते हो। ओके, उसके बाद इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये जो विपिन चंद्रा की बुक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेक्ट्रम की जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है दैट इज अ मस्ट। अगर आप बेसिक की बात करते हो मॉडर्न इंडिया के बेसिक के लिए तो स्पेक्ट्रम की बुक आपको जरूर से जरूर फॉलो करनी चाहिए। और ये बुक ना तो सिर्फ यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक को फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद क्लास 11th की जो एनसीईआरटी एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, वो जरूर आप पढ़िए। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैन एंड माथुर की जो बुक आती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके ऑनलाइन सोर्सेस आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। ठीक है, ये हुई हिस्ट्री की बात। इंडियन पॉलिटी के लिए मेरा बस एक ही चीज मानना होता है, लक्ष्मीकांत अगर आपने 3 से 4 बार 5 बार बढ़िया तरीके से पढ़ ली, एक एक चैप्टर को पढ़ के अपना सेपरेट नोट्स बना लिया, दैट इज इनफ फॉर यू।
लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो एनसीईआरटी जो क्लास 6 to 8 की है वो आप जरूर पढ़िए। उससे क्या होगा ना कि आपकी जो बेसिक है ना टर्मिनोलॉजी जो होती है पॉलिटी से रिलेटेड वो आपकी क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी क्लास 11th और 10th की भी आप पढ़ना है, आपको थोड़ा थोड़ा उसमें सेलेक्टिव चीजें लेकिन वहां से पढ़नी है, सारी चीजें आपको वहां से नहीं पढ़नी है, वहां पे वो टाइम वेस्ट फिनोमेना होगा। फिर क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही है, क्योंकि जितनी भी चीजें जो टर्म और सेंटेंसेस होते हैं ना आप यहाँ से बेसिक को जो है वो समझ सकते हो। उसके बाद ज्योग्राफी की बात आती है। एनसीईआरटी अगेन मैं कहूंगी मस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ चुके हो तो अगर जैसा कि मैंने कहा 2 से 3 बार आपको पढ़ना जरूरी है, तो पहले बार आप इसको पढ़ के उसके बाद आप रिवीजन के लिए जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आती है क्लास 12th की बाय महेश कुमार वर्णवाल, आप वो जरूर पढ़िए। 6th से लेकर 12th तक की पूरी समरी इन्होंने कर रखी है। मेरे हिसाब से मैंने पर्सनली ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी। आप इसको फॉलो करके देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। माजिद हुसैन की भी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आती है, आप चाहो तो वो फॉलो करो या फिर आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जेसी लियोंग की बुक फॉलो कर सकते हो। मैंने जेसी लियोंग पढ़ी है बिकॉज मुझे वो काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आई है। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो सविंदर सिंह की बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत अच्छे से बहुत ही क्लियर ढंग से उन्होंने समझाया है इस चीज को। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आप इसको अवॉइड कीजिए। और हाँ, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो ना तो आपको एक एटलस लेके अपने साथ बैठना है। ऑरियन ब्लैक स्वैन का एटलस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब ये बुक देखिए, कोई भी चीज आप पढ़ते हो ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो नहीं ज्योग्राफी में कहूंगी, और पॉलिटी और इकोनॉमी, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये मेरी बुक है, यहाँ पे मैंने ये स्टिक नोट्स बना रखे हैं। जो भी चीजें मुझे यहाँ पे लगती हैं कि यहाँ पे ये इनसफिशियंट है, यहाँ पे और चीजें ऐड होनी चाहिए, तो मैं उसको स्टिक नोट बना के यहाँ पे स्टिक कर देती हूँ, ताकि जब एग्जाम के टाइम में मैं प्रिपरेशन करती हूँ या फिर रिवीजन करती हूँ ना, तो मुझे फिर 10 चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक यहाँ पे ये काफी होता है मेरे पूरे रिवीजन के लिए। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। कोई भी करंट अफेयर्स आया पॉलिटी से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर चैप्टर में एक स्टिक नोट आप चिपका दो, ताकि आपको ये भी ध्यान रहेगा कि अच्छा ये चीज करंट अफेयर्स में भी थी। इस ढंग से आप बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात आती है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए कहा जाता है कि श्रीराम की जो इकोनॉमी की बुक है वो काफी अच्छी है। इनफैक्ट इसकी एनालिसिस भी इस चैनल पे चल रही है, पायल गुप्ता मैम जो है वो कर रही हैं, तो आप उसको उनको फॉलो कर सकते हो, वो काफी ज्यादा अच्छे से उन्होंने इसको समझाया है। और मेरे हिसाब से ये सब पढ़ने के पहले आप सबसे पहले के शंकर गणेश की जो बुक है वो आप जरूर पढ़िए। ये जो बुक है आपकी, ये सबसे ज्यादा की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं ना बेसिक इंडियन इकोनॉमी के, वो आपका क्लियर कर देगी। ये बुक बहुत ही छोटी सी, आप 2 से 3 घंटे में इसे कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन दो दिन से ज्यादा का ये नहीं टाइम लेगा आपसे। शुरुआत अगर आप बिगिनर हो तो भी इस बुक को जरूर पढ़िए, उसके बाद ही आप कोई बुक फॉलो करना। एनसीईआरटी की जो मैक्रो इकोनॉमी है या माइक्रो इकोनॉमी है क्लास 11-12 की, वो भी इंपॉर्टेंट है, खासकर चीजों को समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ये जो इकोनॉमी होती है ना, उसमें करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा तो फिर इंडियन इकोनॉमी पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो आपको करंट अफेयर्स से बिल्कुल ही अपडेटेड रहना है। और उसके बाद अगर ये जो क्लियरिटी, जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें होती है ना, जैसे कि आपकी इंडियन इकोनॉमी है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऑनलाइन वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू जब कोई हमें समझाता है तो ही हमें समझ में आता है, अदरवाइज फिर वो रटने से कोई फायदा नहीं है। इंडियन इकोनॉमी रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हो, यहाँ पे इस चैनल पे भी चल रहा है, आप उनको भी देख सकते हो, या फिर अनअकैडमी प्लस पे भी अच्छे टॉप एजुकेटर्स ने इनकी समरी बना रखी है, आप वहां भी उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आती है चीजें कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी यहाँ पे पायल गुप्ता मैम ने एनालिसिस कर रखी है इस शंकर आईएएस बुक के लिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्लास 12th की जो बुक है लास्ट के, उसके कुछ चैप्टर वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वो आपको पढ़ना मस्ट है। करंट अफेयर्स, जैसा कि मैंने कहा, जैसे इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, क्योंकि उसी से चीजें, अब बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, उसी से रिलेट करके वो पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट और इकोलॉजी भी सेम है।
यहाँ पे सेम ये इसलिए है क्योंकि वो क्या होता है ना, कोई भी स्पीसीज है, एंडेंजर्ड हो गया या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया या फिर कुछ भी हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। कोई समिट हुआ, कोई कॉन्फ्रेंस हुए या कुछ भी हुआ, पेरिस डील हुआ या कुछ भी, ये सारी चीजें आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होती हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हो, जो एनवायरमेंट इशू आता है खासकर वो वाला। एडिटोरियल्स बहुत सारे आते हैं, द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, कहीं भी, लेकिन मैं पर्सनली डाउन टू अर्थ को फॉलो करती हूँ क्योंकि उसके आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो एनवायरमेंट के लिए खासकर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो इंडियन एनवायरमेंट पोर्टल आता है, जो वो वाली चीज आती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो एनवायरमेंट वाला सेक्शन है वो जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा और उसका अपना सेपरेट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आती है एनसीईआरटी आपके साइंस के लिए, 6 to 12 की पढ़ लीजिए आप। लूसेंट की जो बुक आती है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स पे अपडेट रहना है, कौन सी सैटेलाइट लॉन्च हुई, क्या मतलब जो भी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है, या फिर कोई भी चीज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोई भी अपडेट हुआ, कोई भी इन्वेंशन हुआ, कुछ भी हुआ, तो सिर्फ आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। अब आपको करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए जो भी है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई भी ऑनलाइन मटेरियल्स जो आपके करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, बुक्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और करंट अफेयर्स मस्ट है आपका क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है, वो करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करके क्वेश्चन फ्रेम करती है यूपीएससी आज के डेट में, ये ट्रेंड यही है। तो आपको करंट अफेयर्स कम से कम प्रिपेयर अच्छे से जरूर होना है। कोई भी स्कीम आया, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आई या क्या चल रहा है खासकर स्कीम से रिलेटेड, ये आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज जो होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए मस्ट होते हैं। कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार आपको सॉल्व करने हैं। और टेस्ट सीरीज कोई भी आप एक टेस्ट सीरीज उठा लो, उसके 20 से 30 टेस्ट कर लो, या 2 टेस्ट सीरीज अगर आप कर लेते हो तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। दो किसी भी मतलब सोर्स से आप 2 टेस्ट सीरीज कर लो, 60 के अराउंड अगर आपने टेस्ट कर लिए तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा एक लेवल अचीव कर लेती है, ठीक है। और खासकर सीसैट के पेपर के लिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि लोग जीएस पेपर 1 में तो अच्छे नंबर ले आते हैं, वो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन जीएस पेपर 2 में कम मार्क्स आने के कारण उनका प्रीलिम्स रुक जाता है, ठीक है। और ये मैं ऐसे स्टूडेंट्स की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने इंटरव्यू तक दे रखा है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपको सीसैट की प्रैक्टिस करनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अब कैसे नोट्स बनाना है, कैसे ये सब करना है, ये पिछले के सेशन में मैं बता चुकी हूँ। द हिंदू का जब मैंने बताया है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, आप उसको देख के वहां से आइडिया आप ले लो कि कैसे यहाँ पे मेंस के लिए प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो चीजें आती है कि आपको किस तरीके से अपडेटेड रहना है, ठीक है। अपडेटेड कर रहने का मतलब मेरा ये है कि आप 10 चीजों को फॉलो मत करो। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ से भी पढ़ रहे हो, वहां से भी पढ़ रहे हो, बट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्टिव स्टडी आपने नहीं करी। किसी एक सोर्स पे स्टिक रहो, किसी भी एक, अगर करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो किसी एक सोर्स पे स्टिक रहो, आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसी चीज को कम से कम आप 3 से 4 बार रिवाइज करो। ये मैं आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि पहले शुरुआत में मैंने यही गलती करी थी, मैं चीजों को रिवाइज नहीं कर पाई थी। 1 बार 2 बार पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको लगता है कि ये चीज मुझे याद है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप चीजों को क्वेश्चन के टर्म में देखते हो ना, तो वो चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं। तो किसी भी चीज को पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के ही दूसरी बुक को आप उठाना, तो ही जाके ये एक इफेक्टिव स्टडी होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स आपको फॉलो करने हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। सो इट्स मी अनामिका साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग एंड इफ यू हैविंग एनी इश्यूज रिगार्डिंग दिस, देन टाइप इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी ग्लैड टू आंसर दैट। टेक केयर गाइज, बाय बाय।